जय श्री कृष्णा टू ऑल। सही बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे मैथ्स वाले मॉडल पेपर के ऊपर के सर सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लाइए। तो आप लोगों की डिमांड पर सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। ये जो सॉल्यूशन है ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, क्योंकि क्या देखा जा रहा है कि हिंदी मीडियम की चीज़ें तो अवेलेबल हो रही है बट इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आंसर्स नहीं मिल रहे। और इसके बाद में जल्दी एक दो दिन में हिंदी मीडियम का भी सॉल्यूशन लेकर आ जाऊँगा, बट अभी ये इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन है। तो जो ही बच्चे सॉल्यूशन को चेक कर रहे हैं आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा इजीली। नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप पीडीएफ ले सकते हैं इसका। साथ ही आइए अपन इसका प्रॉपर सॉल्यूशन प्लस एक्सप्लेनेशन कि वो आंसर में क्या लिखा है उसको भी तो समझना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अपने को। साथ ही साथ किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे क्या चीज़ें, आइए समझते हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, क्लास 10th का। जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। आइए हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ आगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको इनके आंसर्स आते हो तो रिक्वेस्ट है कि आप सभी फटाफट कमेंट करके बताएं ताकि आपको भी पढ़ने में मज़े आएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर आता है? चार ऑप्शन है, केरला, मेघालय, ये एक्चुअली ऑप्शन ही गलत आ गया, मेघालय होगा, सिक्किम, उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? केरला। केरल के अंदर क्या है बेटा? पेरियार नेशनल पार्क है, तो राइट ऑप्शन इज केरला। ओके, अपन एक काम करते हैं, हाईलाइटर यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड, हीराकुड प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। तो हीराकुड प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है बेटा? तो ये आता है महानदी बेसिन के ऊपर। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? महानदी बेसिन। थर्ड, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, सिंपल डेट इसकी 1789 और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रोलेक्ट एक्ट वॉज पास्ड इन। रोलेक्ट एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट जो था वो पास हुआ था 1999 में। ओके, द्वारकानाथ टैगोर ऑफ कोलकाता, ही वॉज फेमस ड्यूरिंग डिकेड 1830 टू 1840। द्वारकानाथ टैगोर किस चीज़ के लिए फेमस थे? कोलकाता के रहने वाले थे। ये एज एन ऑन्टरप्रीनियर, ऑन्टरप्रीनियर का मतलब होता है एज अ बिजनेसमैन, एज अ उद्यमी, ठीक है। हु रिलीजेज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। HDR या HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल कौन देता है बेटा? ये देती है UNDP। UNDP एक इंटरनेशनल संस्था है। ओके, हाँ, आपके पेपर का ट्रांसलेट बहुत गंदा किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब बहुत ख़राब तरीके से इसके ट्रांसलेशन है, पर तब भी ठीक है, आइए अपन इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारे मिस्टेक है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म के आधार पर क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी जात पात नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं सेक्युलरिस्ट। क्या बोलते हैं? सेक्युलरिस्ट। SECULARIST, सेक्युलरिस्ट। ओके, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। महात्मा गांधी 1915 में वापस आ गए थे। इट्स अर्लियर देयर वर, उसके पहले कहाँ पर थे वो? तो इसके पहले थे वो साउथ अफ्रीका, जहाँ पर उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था। ओके, एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड। एवरेज इनकम को आप एक और लैंग्वेज में क्या बोलते हो? तो एवरेज इनकम को ही आप बोलते हो पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति की आय क्या होती है वो भी हम बताते हैं। इन बेल्जियम देर इज डेज गवर्नमेंट। ये देखो ऑप्शन ही यहाँ पर इन्होंने गलत जगह दे रखा है, इसके दो आंसर आ सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हो कम्युनिटी, बेल्जियम के अंदर एक तो कम्युनिटी गवर्नमेंट चलती है, दूसरा एक और ऑप्शन इसका फेडरल, संघीय सरकार चलती है। तो दोनों ही इसके आंसर क्या है? राइट है। अगर आप कम्युनिटी भी लिखते हो फेडरल भी लिखते हो तो दोनों में आपको नंबर मिलेगा। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज डेस रिस्पॉन्सिबल, ये भी क्वेश्चन गलत है, इसका आएगा द पीपल। जो भैया लोकतांत्रिक सरकार होती है वो किसके लिए जवाबदेह होती है? लोगों के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल इन यूरोप, सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था हमारा ब्रिटेन में। कहाँ पे हुआ था बेटा? ब्रिटेन के अंदर आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर इन वन सेंटेंस और वन वर्ड। इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। गोल्डन फाइबर कहलाता है, ये बेसिक है, झूठ है, हर एग्जाम में आपको आता होगा, हर टेस्ट में आपको आता होगा। इन विच सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर हम
इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन को बदलते हैं, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट वन, द हेडक्वार्टर ऑफ द ईयू, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका उत्तर आएगा ब्रुसेल्स। ओके, प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट पर्टिकुलर जो वर्ड है, इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो आइए प्लेबिसाइट का मतलब अपन लिखते हैं। प्लेबिसाइट इज ये एक वन वर्ड टाइप आंसर है, इसके लिए इसको अपन लिख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा है ये। डायरेक्ट वोट, प्लेबिसाइट क्या है? एक डायरेक्ट वोट है बेटा। कौन देता है? बाय विच ऑल द सिटीजन्स। भैया प्लेबिसाइट के कारण क्या होता है? जितने भी आपके देश के नागरिक हैं उन सबको ये अधिकार मिलता है। ठीक है, कहाँ के? ऑफ अ रीजन, उस एरिया के नागरिकों को अधिकार मिलता है और उनसे पूछा भी जाता है। ठीक है, आर आस्क्ड, क्या पूछा जाता है? टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। या तो भैया आप क्या करो? एक्सेप्ट करो, या तो आप क्या करो? रिजेक्ट करो। किसको? अ प्रपोजल। ठीक है, कोई भी प्रपोजल अगर गवर्नमेंट लेकर आ रही है तो प्लेबिसाइट का मतलब वह अधिकार होता है जिसके तहत आपको ये वोट करने का अधिकार दिया जाता है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। जमशेदपुर इज़ फेमस फॉर, जमशेदपुर में हम सभी को पता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। जमशेदजी टाटा के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जमशेदपुर। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ मतलब कानून के नियम क्या है? तो भैया कानून क्या बोलता है? कानून ये बोलता है कि हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करो, इक्वली व्यवहार करो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा ऑल लॉ अप्लाई इक्वली। जितने भी कानून है वो क्या सबके सब कैसे अप्लाई होने चाहिए? इक्वली होना चाहिए। किस पे? टू ऑल सिटीजन्स। भैया देश का कोई भी नागरिक हो, सबके ऊपर एक जैसे कानून अप्लाई होने चाहिए। ठीक है, और ऑफ द कंट्री, कोई भी व्यक्ति जो है वो इस देश के कानून से बड़ा नहीं है। तो नो वन इज अबो द लॉ, कानून से बड़ा कोई नहीं। ठीक है, कानून सबसे बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुड बी कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, विनिर्माण उद्योग है, वो हमारे देश की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है भैया। किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। देश की तरक्की के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है? डेफिनेटली बैकबोन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। महात्मा गांधी ऑफ हिंद स्वराज द कंपोजिशन वॉज डन इन 1909। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नाम की किताब लिखी थी कब? 1919 में। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू बात है। रिंटरपेस्ट वॉज एन एनिमल डिसीज विच स्प्रेड इन 1890। रिंटरपेस्ट नाम की बीमारी जानवरों में फैली थी 1890 में, बिल्कुल सही। सर्विस ऑफ टीचर, लॉयर, पुलिस एंड डॉक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू प्रोडक्शन। ये कभी भी डायरेक्टली नहीं देते बेटा, और प्रोडक्शन का कुछ नहीं, सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं ये। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। 1/3 इन पंचायत फॉर वुमेन स्पेस इज रिजर्व्ड। हाँ, हमारे देश के अंदर 1/3 सीटें किसके लिए? महिलाओं के लिए रिजर्व है। ट्रू। द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज डिग्निटी एंड फ्रीडम। भैया जो लोकतंत्र है उसका मेन बेसिस क्या है? लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, उनकी फ्रीडम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, मैच द कॉलम, इतनी घटिया और इतनी सिंपल। देखो भैया, ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो वो एक जॉइंट इंडस्ट्री है। जॉइंट इंडस्ट्री मतलब सरकार का भी इसके ऊपर हक है और प्राइवेट वालों का भी हक है, मतलब दोनों ने मिलकर इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, इसके लिए इसको जॉइंट इंडस्ट्री बोलते हैं। कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। टुटिकोरिन पोर्ट, ये कहाँ पर आता है? तमिलनाडु के अंदर आता है, बंदरगाह है एक। फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग इज़ अ प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पर ये प्रायोरिटी गलत लिखा है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक है आपके ट्रांसलेशंस के अंदर, ये आ जाएगा प्राइमरी। ठीक है, तो ये फिश फार्मिंग हो गया प्राइमरी सेक्टर। बैंक्स बैंक, बैंकों का बैंक कौन है भैया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, या फिर एक और भाषा में बोले तो फादर ऑफ बैंक्स, बैंकों के पप्पा कौन है? आरबीआई। यही नोट छापते भैया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था। सही के सामने सही उत्तर देकर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों के लिए मैंने और वाले क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन करा, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे जो नंबर है उस पर आप ले सकते हैं। हाँ, एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको याद करने में और ज़्यादा आसानी हो। ओके, चलिए। राइट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के टाइप्स क्या है और व्हाट इज सॉइल रिसोर्सेज। तो आइए इसके लिए अपन चलते पीडीएफ के ऊपर।
यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस भी लिख रखे, उनके आंसर्स भी लिख रखे। आई थिंक ये साइज ठीक है। अब देखिए, राइट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं नेचुरल, दूसरे होते हैं ह्यूमन मेड। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जिसे इंसान ने नहीं बनाया हो। ह्यूमन मेड मतलब जिसको इंसान ने बनाया हो। नेचुरल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। वैसे बहुत सारे होते हैं, बट 2 नंबर का क्वेश्चन, इसके लिए इतना लिखोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके, अन्यथा बायोटिक काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हाँ अभी अपने को इतना लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर के हिसाब से इसके लिए इतना लिखा है। व्हाट इज सॉइल रिसोर्सेज? मिट्टी संसाधन क्या है या मृदा संसाधन क्या है? तो सॉइल इज अ नेचुरल अबायोटिक रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सॉइल कैसा है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक है, अबायोटिक है, रिन्यूएबल है, ठीक है, जिसको बनने में बहुत समय लगता है। कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, जैसे कि उमस, ह्यूमस। सॉइल इज एन इसेंशियल रिसोर्सेज। मिट्टी एक बहुत ज़रूरी तत्व है। क्यों भैया? क्योंकि जितने भी प्लांट है या जानवर है वो सबके सब, या इंसान, सबकी लाइफ किस पर डिपेंड करती है? सॉइल पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एलुवियल सॉइल? जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? एलुवियल सॉइल इज अ लूज सॉइल और सेडिमेंट क्रिएटेड बाय प्रेसिपिटेशन इरोजन। इट इज ऑफन कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स एंड लार्जर सैंड ग्रेवल पार्टिकल्स। पानी से बहकर इकट्ठी होती है। 2 प्रकार की आपने पढ़ी हुई, बांगर खादर करके मिट्टी। डिफरेंस भी याद करा होगा, स्कूल वालों ने रटाया होगा, वही वाला क्वेश्चन है ये। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है इसके लिए। बस मैंने आपको एक मैटर प्रोवाइड करा है, ये आंसर लिखते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अपनी भाषा में चाहो तो उसको भी लिख सकते हो। व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? संसाधन को प्लान करने की सबसे अच्छी स्टेप्स क्या होती है? तो सबसे पहला तरीका तो ये कि आइडेंटिफाई करो कि भैया साधन कौन सा है, उसका नाम क्या है, सोना है, चांदी है, मिट्टी है। इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, और उसका कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से हम उसको यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से हम उसकी प्लानिंग कर पाएंगे। सेकेंड है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। आप मैच करो और साथ में अपने जो भी गोल्स है देश के, उस गोल के साथ उसको क्या करो? मैच करो, उनकी तरक्की के साथ उसको मैच करो। चलिए, व्हाट इज जूम कल्टीवेशन? जो जूम कल्टीवेशन होता है, इसी को जूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं और इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं बेटा। तो कुछ भी आए, दोनों एक ही बात है। देखो ये बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि 2 नंबर का है। जूम कल्टीवेशन इन्वॉल्व्स कटिंग द ट्रीज ऑफ टॉप टू बर्न वेजिटेशन ऑन लैंड। क्या करते हैं हम? पेड़ों को काटते हैं, मतलब फसल को काटने के बाद लैंड को क्या कर देते हैं? जला देते हैं, जला देते हैं। दिस गेट्स फर्टाइल सॉइल फॉर कल्टीवेशन। जिससे क्या होता है भैया, हमारी जो फसल है वो और ज़्यादा फर्टिलिटी उसमें बढ़ती है। एक बार अपनी खेती पूरी हो गई, हम उस जगह को छोड़ के, आग लगा के, फिर दूसरी जगह खेती करने चल जाते हैं। इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। राइट 5 नेम ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी की 5 फसलों के नाम बताने, व्हीट, बार्ले, ओट्स, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड। खरीफ की 5 फसलों के नाम बताने, राइस, मेज, मिलेट, राजी, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट। और भी आपको कई सारे पता हो सकते हैं। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग एक वह प्रोसेस है जिसके अंदर हम कच्चे माल को तैयार करते हैं एक ऐसे माल में जो कि मार्केट में बिक पाए। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, उससे उसकी कीमत में बढ़ावा आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग लीड्स टू वैल्यू एडिशन। उसकी कीमत में क्या आ जाएगा? बढ़ावा आ जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल ग्रिंडिंग फ्लोर फ्रॉम ग्रेन, भैया गेहूं से आटा बनाना। शुगर फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से शुगर बनाना। तो इससे क्या होता है? शुगर महंगी बिकती है, आटा महंगा बिकता है, ऑब्वियस है, क्योंकि उसमें क्या आपने ऐड कर दिया? वैल्यू ऐड कर दिया। अब वही आटे से आप बिस्किट बनाओगे तो उसमें और ज़्यादा वैल्यू ऐड हो जाएगी। व्हाट इज जॉइंट इंडस्ट्री? जॉइंट इंडस्ट्री क्या होता है? जॉइंट इंडस्ट्री वह इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर उसको ऑन करते, दोनों उसके मालिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये आपका मेज द कॉलम में भी था, ध्यान रखना। व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? 6ठी क्लास का सवाल है, 5वीं क्लास में भी पढ़ते हो। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन, वह साधन जो कि आपको मदद करते हो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी व्यक्ति को मूव करने में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हो, उसे हम यातायात के साधन कहते हैं। इसके अंदर हमारे वाटर, एयर, लैंड, रेल, रोड, केबल, पाइपलाइन, स्पेस, कई सारे प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसकी आप रेलगाड़ी ले लो, आप बाइक ले लो, आप एरोप्लेन ले लो, आप शिप ले लो। ये सब के सब क्या है? साधन है हमारे, जिससे हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। व्हाट इज वाटर ट्रांसपोर्ट? वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत सस्ता होता है। सस्ता क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो एक एक शिप्स होते हैं वो किलोमीटर्स में होते हैं, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का शिप। अब जो 2 किलोमीटर का शिप होगा उसमें सोचो कितना ज़्यादा सामान आ जाएगा। इसके लिए इसका कॉस्ट क्या पड़ता है? कम पड़ता है। इसमें एकदम बल्कि में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान जाता है, और इसमें बहुत भारी भारी सामान भी आते हैं, हैवी एंड बल्कि गुड्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया क्या है?
सबको पता है सरकार ने एक चलाया था प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। सरकार के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है जिसका मकसद है कि हमारे देश में जो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इंटरनेट की कनेक्टिविटी लोगों तक पहुँचे और गाँव-गाँव में क्या है डिजिटलाइजेशन हो। पावर टू एम्पावर, ठीक है, ताकत को और ज़्यादा ताकत प्रदान करना, ये डिजिटल इंडिया का क्या है मोटो है। राइट द नेम्स ऑफ 5 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के 5 आपको चीज़ें बतानी है बड़ी वाली, रेडियो, टेलीविज़न, मैगजीन, इंटरनेट, टेलीफोन, बुक्स एंड फिल्म्स। मैंने 6 एक बता दिए पर 5 ही आपको कोई बताने, कोई तकलीफ नहीं, चल जाएंगे सभी। ओके, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल वारफेयर। बायोलॉजिकल वारफेयर क्या होता है? देखो बायोलॉजिकल वारफेयर का मतलब होता है किसी वायरस को फैला के, किसी बैक्टीरिया को फैलाकर पूरे देश में बीमारी फैलाना, ठीक है। कई सारे लोग इसको बोलते हैं कि कोरोना में भी चाइना ने इसका प्रयोग करा, बट ऐसा सही है कि नहीं कोई बता नहीं सकता। तो बायोलॉजिकल वारफेयर BW, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या चाइना ने जानबूझकर पूरे विश्व में कोरोना फैलाया या नहीं फैलाया। तो बायोलॉजिकल वारफेयर BW ऑल्सो नोन एज जर्म वारफेयर, जर्म्स को फैलाना भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी टॉक्सिक डिसीज या फिर इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, किसी को मारने के मकसद से हम क्या करते हैं सब जगह फैला देते हैं, जिससे प्लांट्स और जानवर क्या होते हैं कई सारे प्रकार से मर जाते हैं। व्हाट इज वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर द पावर टू से नो स्टॉप टू एन ऑफिशियल एक्शन। भैया सब देशों ने मिलकर फैसला लिया कि इस देश पे हमको जाके हमला बोलना है, और जिन देशों के पास वीटो पावर है अगर वो उसका उपयोग करता है तो वो उस डिसीजन को क्या कर सकता है, रोक सकता है या फिर बदल सकता है। वीटो पावर का उपयोग रशिया ने करा था, ठीक है, कब? इंडिया को बचाने के लिए। वीटो पावर का उपयोग रशिया ने करा था इंडिया को बचाने के लिए। अभी हाल फिलहाल में रशिया ने वापस वीटो पावर का उपयोग करा था क्योंकि अमेरिका ने उसके खिलाफ जब UN में एक प्रस्ताव पारित करा था उसको कैंसिल कराया था रशिया ने। व्हाट इज स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13। द स्पिनिंग जेनी इज अ मल्टी स्पिंडल स्पिनिंग फ्रेम was one of the key developments in the distillation of weaving during the early industrial revolution। स्पिनिंग जेनी एक सिंपल सी चीज़ बेटा बात करें तो धागा बनाने की एक मशीन है जिससे वीविंग की जाती है, जो कि इंडस्ट्री में एक नया रिवॉल्यूशन लेके आई थी क्योंकि उस टाइम पर इस टाइप की कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी भाषा में बड़ी मात्रा में जब हम किसी भी सामान को बनाते हैं, किसी भी कच्चे माल को हम उसमें वैल्यू ऐड कर कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि हमारे लिए भविष्य में काम की हो, उसको हम इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को करना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। हु वर द गुटनबर्ग। ये क्वेश्चन का मिस प्रिंट है आपके मॉडल पेपर के अंदर, ठीक है। वहाँ पर जो लिखा हुआ है हु वर द गुटन, गुटन कुछ नहीं होता है, वो गुटनबर्ग एक व्यक्ति है जिसके बारे में पूछा गया है ना, तो मिस्टेक्स है आपके इसमें काफ़ी। जॉन्स गुटनबर्ग इज नोन फॉर हैविंग डिजाइन्ड एंड बिल्ड द फर्स्ट नॉन मैकेनिज्म प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। गुटनबर्ग वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, कब? यूरोप में 1455 में, ठीक है। और इससे सबसे पहले क्या बनाया था इन्होंने? गुटनबर्ग की बाइबल बनाई थी। व्हाट इज पंचांग। पंचांग क्या है? पंचांग को ही एक और भाषा में एल्मेनेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्मेनेक। अब पंचांग इज अ हिंदू कैलेंडर, ये एक हिंदू कैलेंडर जो हमारे घर में होता है, इसी को हम एल्मेनेक भी बोलते हैं, जिसके अंदर हिंदू टाइम के बारे में सारी चीज़ लिखी रहती है, जिससे हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कब ग्रहण है, कब करवा चौथ आ रही है, कब कौन सा त्यौहार है। हमारे वो आता है ना लाला राम स्वरूप, वही पंचांग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। व्हाट इज गेले एंड कंपोजिटर। गेले और कंपोजिटर क्या होता है? गेले वो नहीं जो अपने भाई बहन को अपन बोलते हैं ये गेले, वो वाला गेले नहीं है। गेले और कंपोजिटर अलग चीज़ें होती है। ये प्रिंटिंग प्रेस के अंदर लगती है। किसके अंदर लगती है? प्रिंटिंग प्रेस के अंदर के दो कंपोनेंट है जिसका हम लगाने में उपयोग करते हैं। अब देखो जो कंपोजिटर होता है, ठीक है, वो क्या करता है? टेक्स्ट को प्रिंट करता है, द पर्सन हु कंपोजेज द टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग। और गेले क्या? एक मेटल की फ्रेम है, ठीक है, स्क्वायर में शेप में होती है, मेटल की फ्रेम होती है, लोहे की होती है। इन विच टाइप ऑफ लेड एंड टेक्स्ट कंपोज, तो जिसके अंदर क्या होते हैं? अक्षर छपे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल A लेटर, B लेटर, इस टाइप के। व्हाट इज वर्नेकुलर। वर्नेकुलर का मतलब क्या होता है? वर्नेकुलर लैंग्वेज इज द लैंग्वेज डायलेक्ट स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल इन अ पर्टिकुलर रीजन और कंट्री। वर्नेकुलर भाषा का मतलब सिंपल सी भाषा में आपके एरिया में बोले जाने वाली भाषा। फॉर एग्जाम्पल निमाड़ में निमाड़ी, तो निमाड़ी कैसी लैंग्वेज है? वर्नेकुलर। क्यों? क्योंकि देश की पूरी देश की भाषा नहीं, पर्टिकुलर एक एरिया में बोली जाती है। मालवी पर्टिकुलर एक एरिया में बोली जाती है, मराठी पर्टिकुलर एक एरिया में बोली जाती है। पूरा देश बोलता है कि नहीं, तो एक ऐसी लैंग्वेज जैसे वर्नेकुलर लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब आपकी क्षेत्रीय भाषा। सिंपल सी भाषा में बोले तो क्षेत्रीय भाषा। ओके, चलिए, वेरी गुड। व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर। वीडियो को जो भी बच्चे वॉच कर रहे हैं पूरा वॉच करें, आप लोगों के लिए PDF में भी इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप लोगों को चाहिए तो आप नीचे जो नंबर स्क्रॉल डाउन है वहाँ पर अपना नेम, सिटी, क्लास, नेम, सिटी, क्लास
और स्कूल, 4 इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें आपको इसके मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए, उसकी रेगुलर लाइव क्लास चल रही है 9:15 पर चैनल के ऊपर, इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर को ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब वो होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को नेचर से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, और उससे हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं उसको प्रोसेस करके। फॉर एग्जाम्पल शुगर फ्रॉम शुगर केन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक और एग्जाम्पल जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा था, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, क्या पढ़ा था, फ्लोर, आटा, ठीक है, ग्रेन से आटा बनाना। चलिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के दो एग्जांपल। प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर आप सामान बनाते हो। तो कुछ स्मॉल स्केल, छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, सब किसके एग्जाम्पल है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर मतलब जो सेवा प्रदान करता हो, इसी को इंग्लिश में, या इंग्लिश में नहीं सॉरी, एक और लैंग्वेज में सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, इसी का साइनोनियम है। तो बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये सब क्या करते हैं, बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं बेटा बिजनेस करने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द होम कंट्री टू अ फॉरेन कंट्री। जब हम हमारे देश से किसी विदेश में सामान बेचते हैं, देश से विदेश में सामान बेचते हैं, तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। और जब हम विदेश से सामान खरीदते हैं, उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। चलिए, व्हाट इज कंटेनर? कंटेनर का मतलब क्या होता है? कंटेनर का मतलब अ लार्ज कार्गो, बड़े बड़े कार्गो जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सामान आ जाता है। क्लियर हुआ? जिसमें सामान क्या होता है, सेफ भी होता है, टूटने फूटने का डर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या था भैया? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो सबसे मेनली किसके लिए लाया गया था, उसका मकसद था जितने भी जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स है, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको सुरक्षा देना, इनको सुरक्षित रखना। अकॉर्डिंग टू इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द हंटिंग, शिकार करना, हार्मिंग, जानवरों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना, कौन से, वाइल्ड एनिमल्स को, आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल ही तरीके से क्या है, पूर्णतः प्रतिबंध है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए कई सारे नेशनल पार्क बनाए, सेंचुरीज बनाई, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। भैया फॉरेस्ट कितने प्रकार के? मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैक्सिमम जो फॉरेस्ट के से हमें जो भी साधन मिलते हैं, वो सब कौन कंट्रोल, किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। साथ ही में मैनेज थ्रू सेवरल डिपार्टमेंट्स, इसके अलावा भी कई सारे डिपार्टमेंट है जो कि कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताया, वन विभाग। फॉरेस्ट को हमारे इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ओके, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगला, व्हाट इज करेंसी एंड इट्स फंक्शन? एक्सप्लेन। भैया करेंसी क्या है और इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 4 क्वेश्चन मुश्किल से और बचे। वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आपको इसी चैनल के ऊपर मैथ्स का मॉडल पेपर ऑलरेडी डला हुआ है, साइंस का मॉडल पेपर ऑलरेडी डला हुआ है, जल्दी आपको ये क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ओके, मैथ्स और साइंस के मॉडल पेपर। करेंसी क्या होता है? करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ मनी। करेंसी भैया एक प्रकार से पैसे का रूप है, जो कि भारतीय सरकार ने किसी भी सरकार के द्वारा क्या होती है, अप्रूव की जाती है, और उस देश में आप उसी करेंसी से क्या कर सकते हो, पैसा खरीद सकते हो। तो करेंसी एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। करेंसी के माध्यम से आप चीज़ों को एक्सचेंज करते हो, करते कि नहीं करते? सब्जी लेने जाते हैं, पैसा देते हैं, सब्जी ले लेते हैं। करंटी एक्ट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। भैया करेंसी वो है जिसमें आप चीज़ों की कीमत नापते हो। फॉर एग्जाम्पल आलू 10 रुपये किलो है, आलू 20 रुपये किलो है। करंटी एक्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। करेंसी एक वो चीज़ है जिसको आप इकट्ठा करके रख सकते हो, छुपा छुपा के रखते हो, नहीं रखते हो घर में? 5 लाख पड़े पेटी में, 10 लाख पड़े बैंक में, 50 लाख पड़े। करेंसी एक्ट इज मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब उधारी का पैसा चुकाने के लिए भी हम करेंसी का उपयोग करते हैं। क्लियर? 4 फंक्शन लिख दिए अपन ने, बहुत है वैसे 3 लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। करेंसी की डेफिनेशन 3 फंक्शन सफिशिएंट है, मिल जाएंगे, पर एक एक्स्ट्रा लिखा है, कभी भूल जाओ तो। ओके, करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भैया करेंसी एक्सचेंज का एक तरीका है, आदान प्रदान का एक तरीका। तो देखो, राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब हम शुरुआत की बात करते हैं, मनी हैज बिन परफॉर्मिंग एट द इंपॉर्टेंट फंक्शन। मनी पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण था एक्सचेंज, बदलने में। कैसे? मनी फैसिलिटेट्स ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे कारण क्या होता है, हम सामान को बदलते खरीदते। फॉर एग्जांपल पैसा दिया, कोचिंग पढ़ी आपने, पैसा दिया, सामान खरीदा आपने। प्रोड्यूसर्स सेल देयर गुड्स। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं।
होलसेलर को। होलसेलर क्या करते भैया, वही सामान बेचते लोगों को, लोग वही सामान खरीदते हैं रिटेलर से। तो ओवरऑल क्या होता है, इन सब में किसका एक्सचेंज हो रहा है, मनी का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज फेडरलिज्म, राइट इट्स फीचर। फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म का मतलब सिंपल सी चीज़, जब हमारी सरकार में जो पावर होती है वो डिवाइडेड होती है, बटी हुई होती है, ठीक है। बांटना कैसे डिवाइड होती है, सेंटर में, स्टेट में, या फिर और भी डिवाइड हो सकती है, ऐसा फिक्स नहीं सेंटर और स्टेट में ही, उसके अलावा और भी पार्ट में डिवाइड हो सकती है। फीचर्स, इसकी विशेषता क्या है, सबसे पहली चीज़ द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर जो ताकत रहती है वो किसी एक के पास नहीं होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव। नेशनल गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, शेयर्स पावर, जो केंद्र सरकार होती है वो पावर को क्या करती है, शेयर करती है, किसके साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल का मतलब हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के साथ। ओके बेटा, गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, भैया जो सरकार के अलग अलग लेवल होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, पावर का डिवीजन हो जाता है। इलेक्टेड ऑफिशियल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट, अब देश के अंदर जिस भी लोगों को जनता चुनती, इलेक्टेड करती है, उन ऑफिशियल्स, वो ऑफिशियल्स क्या होते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर होती है। क्लियर हुआ ये चीज़। ओके, व्हाट इज मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एक्सप्लेन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को बांटना। क्या होता है, पावर को बांटना। अब देखिए पावर कैसे बढ़ती है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। पावर क्या पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास होती थी, अब किसको दी थी, लोकल गवर्नमेंट को दी थी, मतलब पंचायत राज आ गया अपने यहाँ पे। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, अब देखो फॉर एग्जांपल आप समझो कि अगर आप नरेंद्र मोदी है तो क्या इंदौर की हर एक गली के बारे में जान सकता है क्या, नहीं, या पूरे देश की हर एक गली के बारे में जान सकता है, नहीं जान सकता। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पावर को डिसेंट्रलाइज करा, बांट दिया, कि भैया केंद्र सरकार ने बोला स्टेट को कि भैया आपकी जवाबदारी से किसको संभालना है, एक राज्य को संभालना है। अब शिवराज मामा जो है वो मध्य प्रदेश को संभाल रहे हैं, लेकिन वो भी इंदौर की हर गली में नहीं जा सकते, तो उनने पावर को किस में बांटा, और विधायक में, विधायक से आए अपने पार्षद। लेकिन बात ये जब गांव की बात आती है तो वो वहाँ पे तो विधायक होता नहीं, वहाँ पे तो पार्षद होते नहीं है, कहने का मतलब पार्षद तो होते लेकिन हर गली में जा सकते क्या, नहीं। तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या सिस्टम लेकर आई, जिसका नाम है पंचायती राज। पंचायत बिठती है, सरपंच बनता है, आप सबको पता होगा, ठीक है, क्लियर। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1992 में। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 21, शो द कोल प्रोडक्शन एरिया इन द मैप ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन मैं अलग से आपको मेरे मैप के एक वीडियो में करवाऊंगा। मैप का मैंने सीबीएसई का वीडियो तो ऑलरेडी डाल दिया है, एमपी बोर्ड का वीडियो भी अभी जल्दी डलेगा बेटा, जिसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट मैप वर्क मिल जाएंगे। ओके, चलिए, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नीड टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी को बचाने की क्यों आवश्यकता है, एनर्जी नीड्स टू बी कंजर्व टू कट कॉस्ट एंड प्रिजर्व द रिसोर्सेज फॉर लॉन्गर यूज़। भैया हमें एनर्जी को बचाने की आवश्यकता है ताकि हम उसको क्या कर सकें, लंबे समय तक यूज़ कर पाए। अब कन्वेंशनल एनर्जी जो है, ठीक है, ये हमारे जो भी इन्वायरमेंट इसको पॉल्यूट कम भी करती है। अभी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म भी होती जा रही है। अगर हमने सारा उपयोग कर लिया तो आने वाली जनरेशन के लिए क्या हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। एनर्जी आज देश की तरक्की के लिए बेसिक चीज़ हो गई है, ठीक है। कोई भी काम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है क्या, नहीं। इंडिया इज़ प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी इफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। भैया इंडिया के पास एनर्जी की मात्रा भी क्या है, कम है, अभी अपने को और ज़्यादा बनाने की आवश्यकता है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इंप्लीमेंटेड इज इंडिपेंडेंट नेसेसरली। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जब से हम लोग देश की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ प्लान्स बना रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है हमारे देश को प्रॉपरली चलाने के लिए। एक्सप्लेन व्हाट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है। महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा था वॉइस रॉय ऑफ इंडिया को, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, ठीक है। अब ये जो इरविन थे, इन भाई साहब को 11 डिमांड रखी महात्मा गांधी ने और बोला कि आप हमारी बात को मान लीजिए। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण डिमांड जो थी वो थी नमक के ऊपर टैक्स लगाने से ख़त्म कर दो। क्यों, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो अमीर व्यक्ति भी यूज़ करता है और गरीब व्यक्ति भी यूज़ करता है। लेकिन लॉर्ड इरविन ने 11 डिमांडों को मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब उन्होंने मना करा तो फिर गांधी जी ने एक नया आंदोलन चालू करा जिसका नाम क्या था, सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब फिर गांधी जी ने क्या करी, नमक यात्रा निकाली जिसको बोलते हैं सॉल्ट मार्च, जो कि गांधी जी ने स्टार्ट करी थी अपने 78 वॉलंटियर के साथ, मतलब 78 लोग जो उन पर भरोसा करते थे। लेकिन धीरे धीरे गांधी जी 240 मील चले और साबरमती आश्रम तक गए, जो कि गुजरात पे आता है, जहाँ पर इन्होंने 6 अप्रैल को पहुँचे दांडी में, और वहाँ पर इन्होंने नमक बनाकर नमक के कानून को वायलेट करा, मतलब उसको तोड़ा, ठीक है, सी वाटर को उबाल कर। इसी को हम बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इसकी विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता ये थी कि ये भैया जो मूवमेंट था ये नेशन वाइड मूवमेंट हो गया था। इसके अंदर कई सारे गाँव के लोग, खाली अर्बन लोग नहीं, गाँव के लोग भी क्या हो गए थे, जुड़ गए थे,
पीपल अमंग द रूरल एरियाज ऑल्सो हैड एन अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर देयर पार्टिसिपेशन। भैया जो गांव के लोग थे वो भी इससे क्या होते जा रहे थे, जुड़ते जा रहे थे, उनको भी मौका मिल रहा था। काफ़ी बड़ी मात्रा में इसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट करा। इसके अंदर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। अबॉलिश इंपोर्टेड क्लोथ्स, जो भी विदेश से कपड़े आते थे उस सबको गांधी जी ने क्या कर दिया, यूज़ करने से मना करवाया लोगों को। टू लीव गवर्नमेंट जॉब्स बाय इंडियंस, कई सारे भारतीय लोगों ने सरकारी नौकरी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और इसका एक ही मकसद था, अहिंसा। किसी प्रकार से हिंसा इसका मकसद नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज साइमन कमीशन। इंपॉर्टेंट है। अ कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1927। साइमन कमीशन जो है वो 1927 में भैया अपॉइंट किया गया था, एक कमीशन बनाया गया जिसके लीडर थे सर जॉन साइमन। ठीक है, ये भारत में एक एक्ट बनाया गया था 1999 में, आपको पता तो रॉलेट एक्ट। उसके बाद उसमें चेंजेस करने के लिए 7 लोगों की टीम बनाई गई कि भैया भारतीय को चेक करने के लिए कि भारतीय लोगों को स्वराज मिले या भारतीय लोगों को क्या समस्या उसको हल करने के लिए। लेकिन इसके अंदर एक भी भारतीय नहीं था, सबके सब इंग्लिश मैन थे, नॉट अ सिंगल इंडियन, एक भी भारतीय को इंक्लूड नहीं किया गया। और इसके अंदर लक्ष्य तो था ही नहीं क्या, स्वराज दिलाने का। इसके लिए भारतीय लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। तो फरवरी 1928 में जब सर जॉन साइमन जो थे, या साइमन बोलो अपन तो, काय का सर, जब हमारे देश में आया, ठीक है, तो कई सारे लोगों ने उसके लिए क्या लगाए, नारे लगाए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और उस टाइम पीरियड पर पुलिस वालों ने उन लोगों को बहुत मारा। और हमारे देश के एक महान नेता लाला लाजपत राय जी की उस समय लाहौर में प्रोटेस्ट करते वक्त उनको इतना मारा गया कि उनकी मृत्यु हो गई। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है। वीडियो को पूरा प्रॉपर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा उसके वीडियो को शेयर करें। और जो पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर जाए, आपका नेम, क्लास, स्कूल, सिटी व्हाट्सअप करें और ले जाए। ठीक है, इसके अलावा आपको मॉडल पेपर बाकी सबके भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, इनके भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है चैनल पर, उसको भी वॉच करें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, राजनीतिक पार्टियां क्या करती है भैया। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टीज आर बेनिफिशियल बिकॉज, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है हमारी सरकार की, हमारी पब्लिक की जो इच्छा है उसको रिप्रेजेंट करती है पॉलिटिकल पार्टीज सामने। अब देखो, दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, ये कई सारे लोगों को, कई सारे सेक्शन को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ से हम हमारी समस्या को रखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, डिबेट करती है हमारे बिहाफ पर सरकार से, अपने ओपिनियन रखती है। ये क्या करती है, इलेक्शन लड़ती है और सरकार बनाती है और साथ में फिर हमारे देश को चलाती है। दे गिव शेप टू पॉलिसीज, कई सारे देश की जो पॉलिसीज है वो किसके कारण होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के कारण होती है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो निकालती है। मैनिफेस्टो का मतलब शपथ पत्र पहले से ही बता देती है भैया पॉलिसीज, कि हम राजनीतिक पार्टी के, हम अगर सरकार में आए तो हम ये करेंगे, कि फलाना सरकार बनी तो हम लोग ये फ्री में राशन बांटेंगे, बिजली फ्री में बांटेंगे, या हम ये करा देंगे, हम नौकरी लगवा देंगे। ये सारी चीज़ें पहले से लिख के देती है, मतलब वादे करती है। द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स मेजोरिटी, ऐसी पार्टी जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं लेजिस्लेटिव में, चुनाव में, वह पार्टी क्या करती है, सरकार को चलाती है। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रीजनल पार्टीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज। रीजनल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखो भैया, जो नेशनल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इसी को नेशनल पार्टीज भी बोला जाता है। जो नेशनल पार्टीज है, दिस पार्टीज हैव इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री। ये नेशनल पार्टी वह होती है जिसकी धाक या पूरे देश में लोग उसको पहचानते हो। फॉर एग्जाम्पल भाजपा हर पूरे देश में जानते हैं, कांग्रेस पूरे देश में जानते हैं। लेकिन स्टेट पार्टी वो है जिसको सिर्फ लोग स्टेट में जानते हो। ठीक है, जैसे कि शिवसेना या हरियाणा लोकदल, एक के अलावा कोई दूसरे राज्य में इनकी सरकार है क्या, नहीं, नाम ही नहीं सुना होगा। दिस पार्टीज टेक इंटरेस्ट इन नेशनल इशूज, इनका मकसद क्या है, देश की, जो पूरे देश की समस्या है या पूरे इंटरनेशनल समस्या है उस मुद्दे को उठाना। स्टेट वालों की समस्या क्या भैया, स्टेट की जो समस्या है उसको उठाना। ठीक है, नियम क्या बोलता है, कम से कम 6% वोट आपको मिलने चाहिए कहाँ पे, लोकसभा में, और कम से कम आपको एटलीस्ट 4 सीट मिलनी चाहिए लोकसभा में। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलता है भैया, 6% वोट मिलनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में, और कम से कम आपको 2 सीट मिलनी चाहिए राज्यसभा या विधानसभा के अंदर, स्टेट पार्टी के अंदर। ओके, चलिए, दिस पार्टीज हैव बीन गिवन यूनिक सिंबल्स बाय द इलेक्शन कमीशन। इनके अपने अपने सिंबल होते हैं, जैसे कि भैया भाजपा का कमल का फूल, कांग्रेस का हाथ का पंजा, तुम कमल का फूल दो हम चाटा मारेंगे। सम सिम्बल्स कैन बी यूज इन डिफरेंट स्टेट्स, कई सारे सिम्बल्स अलग अलग राज्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि धान या फिर वो हल, देखते होंगे साइकिल, इस टाइप की।
इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी इसके एग्जाम्पल है, हरियाणा लोकदल, हरियाणा शिवसेना, ये सब क्या इसके एग्जाम्पल है, सॉरी हरियाणा शिवसेना नहीं, शिवसेना महाराष्ट्र में इसके एग्जाम्पल है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने क्लासमेट्स को शेयर करें। रेगुलर मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लगती है, ठीक है, 9:15 पर लाइव चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल, और आशा करते हैं कि आप सभी एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएँ।